हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। तो देखो बच्चे, पहले क्या होता था? पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, पहले फिजिकल ट्रेडिंग होती थी। और जब फिजिकल ट्रेडिंग होती थी ना, तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे समझो कि मुंबई में क्या होता था कि तो तुम्हारा दलाल स्ट्रीट है ना, वहां पर जो तुम्हारे ब्रोकर्स थे, देखो शेयर्स तुम डायरेक्ट नहीं खरीद पाते थे किसी भी कंपनी का, ब्रोकर होते थे, है ना। इन लोगों के जरिए तुम क्या खरीदते थे? शेयर्स को खरीदते थे। जैसे आज प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो हम ब्रोकर बीच में यूज करते हैं ना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ऐसे ही शेयर्स खरीदने के लिए ब्रोकर्स को यूज किया जाता था, इंटरमीडियरीज को यूज किया जाता था। तो ये इंटरमीडियरीज क्या करते थे? जो तुम्हारा दलाल स्ट्रीट था उसके फ्लोर पर वहां पर रहते थे, और वहां पर ये लोग चिल्लाते थे इस रेट में ये शेयर, इस कंपनी का ये शेयर इस रेट में, है ना। तो वो आउटक्राई वाला सिस्टम वहां पे शोर मचता रहता था, और लेनदार और देनदार वहां पर ऐसे काम चलता था मुंबई के अंदर, जब तुम्हारा फिजिकली काम होता था, राइट। तो उसके अंदर बहुत सारी परेशानियां थी। अब जब इन परेशानियों से खत्म किया गया और ट्रेडिंग को ऑनलाइन लेके आया गया, स्टॉक एक्सचेंज पर लेकर आया गया, तो लोगों को बहुत सारे फायदे मिलने लगे। क्या फायदे मिलने लगे? कि भैया ट्रांसपेरेंसी आया जो कि पहले नहीं था, है ना। अब ट्रांसपेरेंसी आया मतलब सर कि भाई आज तुम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाओगे ब्रोकर के थ्रू, जैसे मान लो तुम ग्रो ऐप यूज करते हो, ग्रो ऐप यूज करो और वहां पर चले जाओ, तो जितनी भी कंपनी वहां पर दर्ज है, लिस्टेड है, उनका किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन को तुम देख सकते हो। किसी भी कंपनी का क्या प्राइस चल सकता है वो देख सकते हो, है ना। तुम कितने में बाई कर रहे हो तुमको पता चलेगा, तुम कितने में बेच रहे हो तुमको वो पता चलेगा। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट रहता है। पहले क्या था, जो तुमको ब्रोकर बताता था वो तुमको विश्वास करना पड़ता था, राइट। दूसरा, आज कोई भी तुम्हारा प्राइस में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो तुम देख सकते हो भैया, तुमको रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, है ना। उस टाइम तुम ऐप पे देखोगे तो तुमको तुरंत दिख रहा होगा प्राइस में बदलाव वगैरह भी। पहले तुमको ब्रोकर्स बताते थे, तुमको ऐसा लगता था यार ये झूठ तो नहीं बोल रहा, है ना। इस तरह की समस्याएं थी। और आज वाइडर पार्टिसिपेशन है बेटा, पूरी दुनिया में कोई लोग भी कहीं से भी शेयर्स को खरीद बेच कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर एक क्लिक पर बाई कर सकता है, एक क्लिक कर बेच सकता है ना। और आज फास्ट काम होने लग गया, तुरंत एक क्लिक पर खरीद बेच हो सकता है। तो ये सारे तुमको फायदे मिलने लगे ऑनलाइन सिस्टम पर जब हम आ गए थे, तो राइट। लेकिन क्या सर ऑनलाइन सिस्टम पे आने में और ऑनलाइन सिस्टम में आने के बाद क्या प्रोसीजर कैसे रहेगा खरीदने का बेचने का, तो उस चीज को हम समझने जा रहे हैं बच्चा। तो सबसे पहली बात बच्चा, कि अगर अगर कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचना चाहती है, तो सबसे पहले उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना कंपनी का नाम दर्ज कराना पड़ेगा, है ना। तो वो अपनी कंपनी का नाम दर्ज कराती हैं, जब भी तो जाके तुम सर्च करते हो, जब भी तो तुमको दिखता है। हाँ, अगर मैं कोई भी ऐसे कंपनी बोल दो तुम वहां सर्च करोगे, दिखेगा क्या? नहीं। अगर मुझे अपनी कंपनी वहां पे दर्ज करानी है, लिस्टेड करानी है, तो मुझे लिस्टेड कराना पड़ेगा अपने शेयर्स को, जब भी तो वहां दिखेगा, जब भी तो तुम उसको खरीद पाओगे, है ना। तो सर क्या स्टॉक एक्सचेंज वाले ऐसे ही दर्ज कर देते हैं क्या? नहीं। कंपनी का नाम दर्ज जब ही होगा लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर, अगर जो स्टॉक एक्सचेंज के जो अथॉरिटीज है बेटा, वो तुम्हारी कंपनी की परफॉर्मेंस से, पोजीशन से, जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन, अगर उससे वो सेटिस्फाइड है, जब भी तुम्हारे नाम को दर्ज कर देंगे। और एक बार जब तुम्हारा नाम दर्ज हो गया, तो अब कोई भी चाहे वहां जाकर तुम्हारे शेयर्स को खरीद बेच सकता है। तो अगर किसी कंपनी का शेयर्स खरीद बेच करना है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, तो अब उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, तो उस चीज को अब हम बताने जा रहे हैं। तो सर, जो पहले दिक्कत थी, तो पहले तो फिर ये भी दिक्कत रही होगी कि जब हम शेयर्स को खरीदते थे ब्रोकर्स के थ्रू, तो फिर वहां पर कंपनी हमें शेयर सर्टिफिकेट देती थी, यस, और हमें प्रूफ देती थी ऑनरशिप का। तो सर वो तो कागज का टुकड़ा देती थी, उस कागज का टुकड़े का चोरी होने का डर, फटने होने का डर, इस तरह का भी डर था। मैंने कहा हाँ, पर अब क्या ऐसा डर होगा? नहीं भाई, अब ऐसा डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उस चीज को भी हम आगे समझते हैं। तो भैया आप किसी भी कंपनी का अगर शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो भैया आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो आपको ब्रोकर चूज करना पड़ेगा। इन ब्रोकर्स के थ्रू ही आप शेयर्स को खरीद सकते हो। सर ब्रोकर बोले तो जैसे 5 पैसा, है ना, ग्रो, फायर, इनको चूज कर लो। जो भी आपको ब्रोकर अच्छा लगे आप उनको चूज कर सकते हो। जैसे बच्चा बैंक है, तो बैंक बहुत सारे होते हैं ना,
जैसे आईसीआईसीआई बैंक है ना, पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है। ऐसे ही तुम्हारे ब्रोकर्स हैं यहाँ पर, 5 पैसा, ग्रो, फायर। तो तुम अगर पैसे तुमको जमा करने हैं बैंक में, निकालने हैं, तो तुमको बैंक की जरूरत पड़ती है ना, तो तुम कोई ना कोई एक बैंक तो चूज करते होगे ना, जिसमें अपना खाता खुलवाते हो, जिसमें ट्रांजेक्शन करते हो। यस, तो वैसे ही तुमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक ब्रोकर चूज करना पड़ता है, जिसके माध्यम से तुम शेयर्स के ट्रांजेक्शन को कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप यही आता है कि तुमको ब्रोकर को चूज करना पड़ेगा। अब ये ब्रोकर क्या करेगा भैया, तुम्हारे खाते को खोलने के लिए, जब खाते को खोलेगा जब ही तो तुमको लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा तुम्हारा, तो तुम्हारे खाते को खोलने के लिए तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अब तुम भैया उस ब्रोकर को डॉक्यूमेंट दे दो, जैसे डॉक्यूमेंट तुम्हारा पैन कार्ड मांगता है, तुम्हारा डीओबी एड्रेस मांगता है, पासपोर्ट, तुम्हारी सेल्फी खींच के भी मांगता है, डिजिटल सिग्नेचर भी मांग लेता है ना, बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांग लेता है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे इंफॉर्मेशन को वो मांगता है। तुम जब इस इंफॉर्मेशन को उसको दे देते हो, तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू वो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर देता है। ठीक है बच्चा। तो जब तुम्हारा खाता वो ओपन कर देगा, ट्रेडिंग अकाउंट वो ओपन कर देगा, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ ब्रोकर क्या करता है बेटा, तुम्हारा डीमैट अकाउंट भी खोलता है। ठीक है, तो अभी मैं डीमैट अकाउंट भी बताना चाहता हूं। तो इसके साथ एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि सर हमें ब्रोकर क्यों चूज करना पड़ता है। क्योंकि जो ब्रोकर होते हैं बेटा, ये स्टॉक एक्सचेंज के ही मेंबर होते हैं, है ना। स्टॉक एक्सचेंज वाले जो सेबी हैं, सेबी ने ब्रोकर को जांच कर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करता है। अब सेबी ने इन बंदों को जांच कर कि ये बंदे सही है, ये कस्टमर्स के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, क्लाइंट्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, उनको पूरा जांच कर उनकी डिटेलिंग रजिस्टर्ड करके उन लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के लिए ऑफिशियली क्या कर रखा है, एथोराइज कर रखा है कि आप लोगों को ट्रेडिंग करवाने में मदद करोगे। जैसे आरबीआई क्या करती है, बैंक को जांच कर ही तो रजिस्टर्ड करती होगी ना बेटा, ऐसे ही सेबी यहाँ पर जांच करके जो तुम्हारे ब्रोकर्स है इन लोगों को रजिस्टर्ड करती है। ठीक है, तो वो ब्रोकर तुम्हारा क्या कर देता है, डॉक्यूमेंट्स लेकर तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देता है। साथ ही साथ ब्रोकर को तुम्हारा डीमैट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है। सर ये डीमैट अकाउंट ब्रोकर क्यों ओपन करता है, क्योंकि देखो, अब तुम्हारा जैसे बैंक में, तुम्हारे बैंक में तुम क्या करते हो, बैंक में तुम्हारा, बैंक में जो तुम्हारा पैसा डिपॉजिट होता है, तो वो बैंक तुम्हारे डिपॉजिट्स को, जो तुमने पैसा जमा किया उसको होल्ड करके रखता है कि नहीं रखता। यस सर। और तुम अगर विड्रॉ करते हो, पैसा निकालते हो, तो उसको वहां से हटा देता है, माइनस कर देता है। इसी तरह जो तुम्हारा ब्रोकर है वो तुम्हारा डीमैट अकाउंट को ओपन कर देता है। अब डीमैट अकाउंट को ओपन करने का फायदा क्या होगा कि देखो, पहले क्या होता था, तुमको बताया कि फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था जब तुम शेयर्स खरीदते थे, तो अब वो फिजिकल सर्टिफिकेट का चोरी होने का, फोर्जी होने का उसमें डर होता था ना। तो अब भाई तुमको कोई भी कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा। अब तुमको जो भी तुमने शेयर्स खरीदा है, तो वो तुम्हारे डीमैट अकाउंट के अंदर तुमको शो होने लगेगा कि तुमने इस कंपनी का इतना शेयर्स इतने रुपए में खरीदा है। और तुमने अगर बेच दिया तो तुमको शो होने लगेगा तुमने इतना शेयर्स इतने कंपनी का इस प्राइस पे तुमने बेच दिया है ना। तो सारा तुम्हारा जो हिसाब किताब है, ट्रांजेक्शन जो है, वो तुम्हारा डीमैट अकाउंट में वहां पर शो होगा। तो डीमैट अकाउंट क्या है, ये तुम्हारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करता है, राइट। तो डीमैट अकाउंट तुम्हारे परचेज और सेल्स के जो प्रोसेस है इसको बेटा सिंपल बनाता है। ठीक है, तो तुम्हारा याद रखना, सबसे पहले तुम ब्रोकर चूज करोगे, ब्रोकर के जरिए ही हम स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। तो ब्रोकर हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, हमको उसको कुछ डॉक्यूमेंट देना, डॉक्यूमेंट देने के बाद वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। ब्रोकर जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड होता है, उसको एथोराइज है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करवाने का, तो ब्रोकर हमारा डीमैट अकाउंट भी खोलेगा। तो बेटा अब इन्वेस्टर क्या करता है, तुम लोग मान लो तुमको पैसा लगाना, तुम यहाँ एज एन इन्वेस्टर हो, तो तुम जो पैसा लगाओगे, तो तुम किसको बोलोगे, तुम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बोलोगे। सर ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, एक तरीके से यहाँ तुम्हारा ब्रोकर ही जो है बेटा वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, राइट। तो तुम अपनी बात ब्रोकर को बोल दोगे, भाई ग्रो ऐप वाले को मैंने बोल दिया कि भैया मेरा डीमैट अकाउंट खोल दो, उसने खोल दिया। तो तुमने बोला किसको, ब्रोकर को। अब ब्रोकर किसको बोलता है बेटा, ब्रोकर बोलता है डिपॉजिटरी को। सर ये डिपॉजिटरी कौन है, तो डिपॉजिटरी बेटा एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो काम ही यही करती है डीमैट्स अकाउंट वगैरह को खोलने का, उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करने का, वो काम किसका है, डिपॉजिटरी का है। तो अभी मैं डिपॉजिटरी को भी अच्छी तरह तुमको बताता हूं, है ना। तो डिपॉजिटरी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो शेयर्स को होल्ड करती है। और अभी प्रेजेंट में इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरी है बेटा, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं तुमको, डिपॉजिटरी क्या है, अभी तुमको ये ध्यान रखना है। तो बेटा याद रखना, ये जो तुम्हारा डिपॉजिटरी है ना, ये डायरेक्ट बात नहीं करता इन्वेस्टर से। जैसे इन्वेस्टर अगर उसको ट्रांजेक्शन्स करने हैं बेटा, तो ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो वो डायरेक्ट क्या आरबीआई से बात करता है क्या, नहीं।
इन्वेस्टर अपने बैंक जैसे एसबीआई से बात करता है और एसबीआई वाले आरबीआई वालों के अंडर ये सारे काम करती हैं। तो इसी तरह जो तुम्हारा इन्वेस्टर है, तुम इन्वेस्टर हो, तुम किसको बोलते हो? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को बोलते हो। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी को बोलता है। तो कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता डिपॉजिटरी का इन्वेस्टर के साथ, है ना। डिपॉजिटरी तो इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करता है किसके थ्रू? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। इस बात को दिमाग में ध्यान रखना, राइट। तो सर हमारा अब ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुल गया, यानी अब मेरा डीमैट अकाउंट खुल गया, मैं अपने डीमैट अकाउंट में अपने बैंक से क्या कर लूंगा? फंड ऐड कर लूंगा। भैया अब मेरे खाते के अंदर पैसा भी है, डीमैट अकाउंट के अंदर पैसा भी है। तो भैया अब डीमैट अकाउंट में पैसा आ गया, अब मुझे क्या करना है? किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना है। तो मैं क्या करूंगा? ऑर्डर प्लेस करूंगा। मैं जाऊंगा अपने डीमैट, मतलब जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खुला है उसके अंदर जाऊंगा, और जाकर मान लो मैंने सर्च किया टाटा स्टील। अब मैंने सर्च किया टाटा स्टील, अब मुझे वहां पे टाटा स्टील का क्या दिख रहा है कि भैया एक शेयर 160 रुपए का दिख रहा है। अब मुझे सही लगा कि हाँ, मैं एनालाइज कर लिया, मुझे सही लगा, तो मैं 160 रुपए के भाव में 100 शेयर खरीद लेता हूँ। तो 16,000 रुपए मेरे कट जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा बेटा? ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, अपने ब्रोकर को बोलूंगा भैया मेरे को टाटा स्टील का 160 शेयर 100 के भाव में दिला दो। तो वो तुम्हारा प्लेस कर दिया, तुमने एक ऑर्डर क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। अब तुम बेटा ऑर्डर देखो, अब थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिकल डिटेल भी दे रहा हूं। एक मार्केट ऑर्डर होता है, एक लिमिट ऑर्डर होता है, एक स्टॉप ऑर्डर होता है, ठीक है। तुम अलग अलग ऑर्डर लगा सकते हो। अब जैसे क्या था, मेरे को 100 प्राइस क्या दिखा? 160 रुपए दिखा ना बेटा, तो मैं 100 रुपए 100 शेयर खरीद ले रहा हूँ करंट प्राइस पे। तो ये क्या था? मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब कि करंट प्राइस जो चल रहा हो उसमें तुमको खरीदना हो, उसमें तुमको अगर बेचना हो तो तुम्हारा ये मार्केट ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो? लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर में ये लगा सकते हो यार 160 रुपए में नहीं, जब 150 रुपए का हो जाएगा ना तब मेरा 100 शेयर खरीद देना। तो तुमने क्या किया? वहां पर बिडिंग लगा के छोड़ दिया कि जब 150 का हो जाए, जब तुम्हारा ये खरीदा जाए, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जब 150 रुपए का वो हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है? स्टॉप ऑर्डर होता है। मान लो मेरे पास टाटा स्टील के 160 के शेयर थे, लेकिन मैं चाहता हूं यार बढ़े, लेकिन मान लेते हूँ शेयर का वैल्यू गिरने लग गया। तो अब मैंने क्या सोचा यार, 1 रुपया गिरा, 2 रुपए गिरा, मैं सोचा अगर मैं कहीं बिजी हो गया और ज्यादा गिर गया तो मैंने वहां लिमिट लगा के छोड़ दिया कि 155 रुपए से ज्यादा गिर जाए, अगर 155 रुपए तक पहुंच जाए तो भैया मेरा शेयर ऑटोमेटिक बिक जाना। इससे क्या हुआ? 155 से नीचे गिर गया होगा, मान लो 152 रुपए, 152 रुपीज हो गया, लेकिन मेरा तो 155 में बिक गया होगा क्योंकि मैंने लिमिट लगा के वहां पे लिमिट लगा के छोड़ दिया। इससे क्या हुआ? मैं अपने लॉस को बचा पाया, है ना, लॉस को मिनिमाइज करा पाया, ज्यादा लॉस नहीं कराया, 5 रुपए का लॉस हो, वरना मेरा ज्यादा का लॉस हो जाता। तो इस तरह का ऑर्डर भी अपन क्या कर सकते हैं? वहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने वहां पर सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा बेटा? जो मेरा ब्रोकर है, वो ब्रोकर क्या करेगा? ऑनलाइन जाएगा और ऑनलाइन जाकर चेक करेगा। जैसे मैंने लगाया अगर 160 रुपए के भाव में 100 शेयर, तो ब्रोकर जाके चेक करता है, हाँ 160 रुपए के भाव में 100 शेयर है। मींस अगर कोई ऐसा, मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो परचेज कर रहा हूं, ऐसे कोई ना कोई सेलर भी होगा जो कि 160 के भाव में 100 शेयर बेच रहा होगा। तो देखा, मैच किया कि हाँ परचेज तो तुम करना चाहते हो, ऐसे ही सेलर भी कोई है, तो क्या हो जाएगा? दोनों का ऑर्डर क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। अब जैसे ही ऑर्डर मैच हो रहा होगा तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो सेल जो हमारा ब्रोकर है वो ऑनलाइन जाके देखता है कि जो हमने बिडिंग की है क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। अब जैसे मैंने लगा दिया 155 रुपए के भाव में 100 शेयर जो है मिल जाना चाहिए टाटा स्टील का, लेकिन अभी मान लो 160 रुपए है, तो भाई वो चेक करेगा। अभी 160 चल रहा है, फिर चेक करेगा 158 चल रहा है, फिर चेक करेगा 157 चल रहा है, जब 155 पे आएगा तो तुम्हारा जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो जब तक मैच नहीं करता, बायर ने जो कमांड दिया है, सेलर जो बेचने वाला है उसका भी कमांडिंग वही होना चाहिए, जब जाकर क्या करेगा? ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा? जब ऑर्डर तुम्हारा मैच हो जाएगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का ही मतलब है बेटा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जल्दी जब भी ये एग्जैक्ट क्या होगा, जब भी तो ट्रांसफर होगा ओनरशिप, जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ट्रांसफर नहीं हो सकता ओनरशिप का। तो बेटा जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जो तुम्हारा ब्रोकर है वो आपको एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप भेजता है ना। और वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप क्या करता है? वो बताता है कि भैया जो तुमने ट्रेडिंग करी है, जो तुमने खरीदा है या तुमने बेचा है, वो तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। जी सर। अब जैसे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमारा ब्रोकर है बेटा वो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी भेजता है। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या बताता है? हमारे ट्रांजेक्शन का वो प्रूफ है। उसमें लिखा होता है कि आपने इस कंपनी का शेयर इतनी क्वांटिटी में इतने प्राइस में खरीदा है और आपसे हमारा ब्रोकर चार्ज ये लगा है। तो ये एज एन रिकॉर्ड आपके पास डिटेलिंग आ जाती है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप का, ठीक है। जी सर।
तो अभी हमने क्या देखा सर, हमने ब्रोकर खोला, ब्रोकर ब्रोकर को चूज किया, ब्रोकर ने हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोला। जैसे ही ब्रोकर ने डीमैट अकाउंट खोला, हमने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करते ब्रोकर ऑनलाइन जाके देखा कि भैया जो परचेज वैल्यू डाल रहा है क्या सेलर भी कोई है ऐसा बेचने वाला। अगर मिल जाता है तो वो मैच हो गया, ऑर्डर जैसे ही मैच होगा एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट होते वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देगा, और ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिलते 24 घंटे के अंदर अंदर वो हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है, जिसमें वो बता देगा कि कितने शेयर किस भाव पर किस कंपनी का मैंने खरीदा है और कितना फीस वगैरह ब्रोकरेज लगा है। ठीक है। तो भाई अब हमारा क्या टाइम आया, अब हमारा टाइम आया बेटा डिलीवरी करने का शेयर्स को डिलीवरी करने का या पेमेंट करने का। इसका मतलब क्या है, देखो इसको मतलब समझो थोड़ा सा प्रैक्टिकल। मान लो मैं इन्वेस्टर 1 हूं और तुम इन्वेस्टर 2 हो। मैं क्या करने वाला हूं बेटा, मैं परचेज करने वाला हूं, और तुम क्या करने वाले हो, तुम सेल करने वाले हो। राइट। मैं 160 के भाव में 100 शेयर खरीद रहा हूं टाटा स्टील का, तुम भी सेल कर रहे हो 160 के भाव में 100 शेयर, है ना। तो तुमने ऑर्डर प्लेस किया, तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर कॉन्ट्रैक्ट नोट ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप वगैरह आ गई। अब टाइम क्या आ गया था, पेइंग करने का। ये जो इन्वेस्टर 1 है बेटा, इसको क्या करना है, पेमेंट देना पड़ेगा क्योंकि ये शेयर खरीदना चाहता है। और जो इन्वेस्टर 2 है ये सेल करना चाहता है, तो इसको डिलीवरी करनी पड़ेगी शेयर्स की, क्योंकि शेयर्स को इसको देना पड़ेगा। तो तुमको मैंने बताया था कि भैया अपन को ये पैसा किसको देना है, स्टॉक एक्सचेंज को देना है, और इसको शेयर किसको डिलीवरी करनी है, स्टॉक एक्सचेंज को डिलीवरी करनी है। तो हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें किसके जरिए जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा ब्रोकर के जरिए। तो बेटा इन्वेस्टर 1 का ब्रोकर होगा। अब इन्वेस्टर 1 क्या करेगा, अपने ब्रोकर को क्या कर देगा, पेमेंट दे देगा। और जो इन्वेस्टर 1 का ब्रोकर है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट दे देगा। ऐसे ही इन्वेस्टर 2 क्या करेगा बेटा, जो शेयर्स है वो किसको दे देगा, ब्रोकर 2 को दे देगा। और जो ब्रोकर 2 है, क्योंकि इन्वेस्टर 2 का भी तो ब्रोकर होगा ना कोई, तो इन्वेस्टर 2 का ब्रोकर क्या कर देगा, शेयर किसको दे देगा, स्टॉक एक्सचेंज को दे देगा। ठीक है, क्योंकि बेटा पेमेंट और डिलीवरी करना जरूरी है। अगर आपने शेयर्स खरीदा है तो उसका पेमेंट करो, अगर आपने शेयर्स बेचा है तो शेयर्स की डिलीवरी करो। इसी को बोलते हैं बेटा जी पे इन डे। इसी को क्या बोलते हैं, पे इन डे। तो आप ध्यान से समझ लेना। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल समझते हैं कि जेनी ने क्या किया, 10 शेयर खरीदा AAPL का, इस कंपनी का। ठीक है। तो 10 शेयर्स खरीदा, तो अब इसको डिलीवर हो जाएगा उसके डीमैट अकाउंट में, और अगर उसने बेचा होता तो उसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता। ठीक है। और प्रैक्टिकल समझते हैं थोड़ा सा। तो पे इन डे एग्जाम में अगर लिखने को आए तो तुम क्या लिखोगे, देख लो मेरी बात। पे इन डे का मतलब वो दिन जिस दिन बायर को पेमेंट करना पड़ेगा अगर उसने सिक्योरिटीज खरीदी है। और अगर सेलर है कोई, अगर उसको क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स को डिलीवर करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि उसने शेयर्स बेचा है ना। तो पे इन डे ये वो दिन होता है जी जिस दिन हमें पेमेंट देनी पड़ेगी अगर हमने शेयर्स खरीदी हो। अगर हमने शेयर्स बेचा हो तो शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं अपन पे इन डे। राइट। तो पे इन डे कब होता है बेटा, इसका सेटलमेंट साइकिल होता है T+2 डे का। अभी इसको समझाता हूं T+2 डे क्या होता है, लेकिन इससे पहले अपन जहां थे वहां पर आते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। पेइंग और डिलीवरी शेयर सिंपल था कि भैया पेमेंट देना अगर मैंने शेयर्स खरीदा है तो, या शेयर्स देना अगर मैंने शेयर्स बेचा है तो। फिर आता है बेटा सेटलमेंट ऑफ कैश एंड शेयर्स। तो देखो मैंने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया, और स्टॉक एक्सचेंज को मैंने, अगर मैंने शेयर्स खरीदा है तो मैंने पेमेंट दे दिया स्टॉक एक्सचेंज को, और अगली पार्टी ने क्या दे दिया, स्टॉक एक्सचेंज को शेयर्स दे दिया। तो अब तुम समझ रहे हो ना बेटा, अभी क्या हुआ, इन्वेस्टर 1 स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर 2 स्टॉक एक्सचेंज। तो मैंने एक तरीके से ब्रोकर के थ्रू, अपने B1 के थ्रू इसको पेमेंट दिया है, और इन्वेस्टर ने क्या किया है, इन्वेस्टर ने B2 के थ्रू, ब्रोकर 2 के जरिए इसको शेयर्स दिया है। लेकिन बेटा इसने पेमेंट ही तो दिया है, अभी इसको शेयर्स भी तो मिलेंगे ना। यस सर। और इस भाई साहब ने क्या किया है, इसने शेयर्स ही तो दिया है स्टॉक एक्सचेंज को, तो इस भाई साहब को क्या मिलेगा, इस भाई साहब को पेमेंट भी तो रिसीव होना है ना। यस। तो भाई जो इन्वेस्टर 1 ने अपने ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को क्या दे दिया, पेमेंट दे दिया, और इन्वेस्टर 2 ने अपने ब्रोकर 2 के जरिए स्टॉक एक्सचेंज को शेयर दे दिया, इसको बोला अपन ने पे इन डे। लेकिन अभी इन्वेस्टर 1 को शेयर मिलना बाकी है और इन्वेस्टर 2 को पेमेंट मिलना बाकी है। तो भाई अब स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर 1 को शेयर देगा, और स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर 2 को पेमेंट देगा। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा,
इन सारे प्रोसेस के अंदर सेटलमेंट करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो इसी को बोला गया सेटलमेंट ऑफ कैश एंड शेयर, है ना। तो इसको सेटल करने के लिए बेटा ट्रांजेक्शन प्लस 2 डे लगता है। इसका मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया, सपोज करो मंडे को ट्रांजेक्शन किया, अब मंडे को ट्रांजेक्शन किया बोले तो जिस दिन मैंने बाई करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया था और सेलर ने सेल करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया था, राइट। तो ये जाकर ऑर्डर आपस के जो डीमेट अकाउंट है, इन्वेस्टर वन के डीमेट अकाउंट में और इन्वेस्टर टू के डीमेट अकाउंट में सेटल्ड होने में 2 दिन लगता है। यानी मंडे को ट्रांजेक्शन किया था तो वेडनेसडे तक जाकर ये सेटल्ड होता है, राइट। तो ये बात आपको समझ लेना है, सेटलमेंट साइकिल क्या होती है। सेटलमेंट साइकिल T+2 डे की होती है। अब फिर आता है पे आउट डे। पे आउट डे बिल्कुल सिंपल है बेटा। जैसे मैंने पे इन डे बोला कि जब इन्वेस्टर ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट दे देगा और इन्वेस्टर टू ब्रोकर टू के जरिए स्टॉक एक्सचेंज को शेयर दे देगा, ये क्या था? पे इन डे था। तो पे आउट डे क्या था कि स्टॉक एक्सचेंज जब ब्रोकर के थ्रू पहले ब्रोकर को देगा और फिर ब्रोकर स्टॉक इन्वेस्टर वन को देगा, क्या? शेयर। अब उसको शेयर्स तो मिलना है क्योंकि पेमेंट कर दिया था। और इन्वेस्टर टू, अब स्टॉक एक्सचेंज अपने ब्रोकर टू को क्या देगा? ये पेमेंट देगा। और ब्रोकर टू क्या देगा? इन्वेस्टर टू को पेमेंट देगा, है ना, क्योंकि इन्वेस्टर टू को पेमेंट मिलना है क्योंकि इसने शेयर बेचा है। तो ये वाले प्रोसेस को क्या बोला अपन ने? पे आउट डे। तो पे आउट डे क्या है बेटा? इन्वेस्टर वन, ब्रोकर वन, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ब्रोकर टू और इन्वेस्टर टू। तो अब देखो मैंने तुमको पे इन डे में बता दिया था कि जो तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज है इसके पास दो चीज आके बैठी हुई है बेटा। एक तो इसके पास पेमेंट है ना, और एक इसके पास शेयर्स है। अब शेयर्स इसको किसने दिया था? ब्रोकर टू ने दिया था। और पेमेंट इसको किसने दिया था? ब्रोकर वन ने दिया था। तो वो तो पे इन डे हो गया था। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा बेटा? इस शेयर्स को ब्रोकर वन को देगा और ब्रोकर वन इन्वेस्टर वन को देगा। और स्टॉक एक्सचेंज इस पेमेंट को ब्रोकर टू को देगा और ब्रोकर टू किसको देगा? इन्वेस्टर टू को देगा। तो ये जो प्रोसेस था देने का अभी वाला, इसको बोला था अपन ने पे आउट डे, राइट। तो फिर क्या होगा बेटा? शेयर्स रिसीव होगा। यानी जो डीमैट अकाउंट है, इन्वेस्टर वन क्या देख लेगा? अपने इन्वेस्टर वन, जो इन्वेस्टर वन का डीमैट अकाउंट है उसमें से 160 रुपए के भाव में 100 रुपए का 16,000 रुपए उसके खाते से कट जाना चाहिए और 100 शेयर उसके खाते में डीमैट अकाउंट में शो हो जाना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर टू अपने डीमैट अकाउंट में क्या देख लेगा कि भैया उसके खाते में 16,000 रुपया प्लस हो जाना चाहिए और 160 शेयर माइनस हो जानी चाहिए। ये प्रोसेस पूरा था हमारा, क्या? ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आपको पूरे डीप में मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया, दिमाग में रखना। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना बेटा, है ना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अब पे इंडिया आप समझ गए होंगे कि जब इन्वेस्टर वन ब्रोकर वन को क्या देता है? पेमेंट देता है और ब्रोकर वन स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट देता है। इसी तरह इन्वेस्टर टू ब्रोकर टू को शेयर्स देता है और ब्रोकर टू स्टॉक एक्सचेंज को क्या देता है? शेयर्स देता है। तो ये प्रोसेस था पे इन डे का। और जो पे आउट डे है, अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? ब्रोकर वन को शेयर्स देता है और ब्रोकर वन इन्वेस्टर वन को शेयर्स देता है। और स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर टू को पेमेंट देता है और ब्रोकर टू इन्वेस्टर टू को पेमेंट देता है। तो इस प्रोसेस को बोला था पे आउट डे, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ लेना है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपको छोटे छोटे कुछ टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेज है, नॉलेज के लिए है, आपके लिए जरूरी, ठीक है। तो इसको स्किप मत करना, बड़े ध्यान से सुन लो। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बेटा लेकिन नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है यहां पर कि 23 स्टॉक एक्सचेंज है बेटा इंडिया के अंदर टोटल, जिसमें से दो नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना जो ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड का, वो 1602 के अंदर आया था, ठीक है, एमएसटम स्टॉक एक्सचेंज। बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कहां पे है? मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको इंफॉर्मेशन के लिए थी। लेकिन अब मैं तुमको कुछ बात बताने जा रहा हूं। मैंने आपको फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में एक बात बताया था बेटा, इकोनॉमिक बैरोमीटर। वहां पर मैंने आपको समझाया था कि अगर इकोनॉमी की कंडीशन देखनी है ना
तो स्टॉक एक्सचेंज से देख सकते हो। वहां समझाया था मैंने, वही बात यहां मैं प्रूव करने वाला हूं। तो हमारे इंडिया के अंदर बेटा इंडेक्स है, ठीक है। क्या? एक तो है सेंसेक्स और एक है निफ्टी। तो जो सेंसेक्स है बेटा वो इंडेक्स है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का। और इसके अंदर क्या है बेटा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5246 कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड है। और ये जो सेंसेक्स अपना पॉइंट बनाता है ना, सेंसेक्स अपना पॉइंट कैसे बनाता है? सेंसेक्स अपना पॉइंट बनाता है बेटा इस 5246 में से टॉप 30 कंपनी को लेकर अपना पॉइंट बनाता है। इससे एनालाइज करता है कि भैया सेंसेक्स का पॉइंट बढ़ेगा, अगर ये 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो सेंसेक्स का पॉइंट बढ़ेगा। इसी तरह तुम्हारा निफ्टी है जो, वो इंडेक्स है किसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1600 कंपनियां बेटा, ठीक है। इसके अंदर 1600 कंपनी है। तो जो निफ्टी है वो अपना पॉइंट कैसे बनाता है? इन 1600 कंपनी में जो 50 टॉप कंपनी उसको लेकर अपना पॉइंट बनाता है। तो बेटा अगर सेंसेक्स उठ रहा है, निफ्टी उठ रहा है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो देश के हालात अच्छे हैं। अगर ये डाउन है तो कंपनी डाउन परफॉर्म कर रही है तो देश के हालात डाउन है। यही इकोनॉमिक पैरामीटर में हमने बताया था आपको, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, कुछ छोटे छोटे और पॉइंट है। डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखो, पहले क्या था बेटा, जो ये लोग ब्रोकर्स थे ना, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये लोग ही पूरे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करते थे, ओन करते थे, मैनेज करते थे, है ना। अपने तरीके से सारा स्टॉक एक्सचेंज को ये लोग अपना चलाते थे। उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि भैया ये लोग क्या करने लगे, अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचने लगे, इन्वेस्टर के फायदे के बारे में कम सोचने लगे। तो इसके वजह से कंफ्लिक्ट हुआ, है ना, ब्रोकर्स और क्लाइंट के बीच में। अब ये लोग ब्रोकर्स को सलाह नहीं देते थे कि भैया शेयर्स बेच लो या खरीद लो, ये नहीं बताते थे। अगर उनको दिखता था कल को कोई कंपनी का शेयर्स डाउन जाने वाला है तो ब्रोकर को नहीं बोलते थे कि भैया बेच दो। या कल को कोई कंपनी का शेयर्स बढ़ने वाला है तो उसको नहीं सलाह देते थे कि अभी मत बेचना, ऐसा सलाह नहीं दे, अपने फायदे के लिए सोचने लग गए थे, है ना। तो क्या हुआ इससे? अब इससे प्रॉब्लम आ गई। तो गवर्नमेंट को जब ये चीजें पता लगी तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया स्टॉक एक्सचेंज का। इसका मतलब ब्रोकर लोगों से ऑनरशिप छीन ली। उनको बोला भैया तुम काम तो करोगे स्टॉक एक्सचेंज में, पहले भी तुम काम कर रहे थे, अब भी तुम काम करोगे, लेकिन जैसा जैसा तुम्हारा इन्वेस्टर बोलेगा वैसा ही तुम्हारा काम करोगे। और गवर्नमेंट ने एक सेपरेट बॉडी बना दी थी, सेबी, सेपरेट बॉडी एस्टेब्लिश कर दी थी, सेबी, जिसको, जो कि कंट्रोल कर रहा था, मैनेज कर रहा था स्टॉक एक्सचेंज को। तो इससे क्या हुआ, डीम्यूचुअलाइजेशन करने से जो चांसेस है ब्रोकर का अपना फायदा उठाने का स्टॉक एक्सचेंज से, वो चीज खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आया, लिस्टेड सिक्योरिटीज क्या होती हैं? लिस्टेड सिक्योरिटीज वो होती है बेटा, स्टॉक एक्सचेंज में अपने बताया था एक एनएससी है और एक बीएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर जिस भी कंपनी का नाम दर्ज है उसको बोलते हैं बेटा लिस्टेड सिक्योरिटीज। मींस नाम जिस कंपनी का दर्ज है उसको लिस्टेड कंपनी बोला, और जिस कंपनी का सिक्योरिटीज भी दर्ज है जैसे शेयर्स वगैरह तो उसको बोलते हैं अपन ने लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है। डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या होती है? सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आपको बताया था कि पहले अपन शेयर्स को खरीदते बेचते थे। तो अगर मेरे पास शेयर्स था बेटा, ठीक है, तो पहले मैं मालिक था, अब आप मालिक बन गए, तो आप जैसे ही मालिक बने तो कंपनी क्या करती थी, मेरे जो मालिकाना हक है उसको कैंसिल कर देती थी और आपको नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती थी, ठीक है। तो अब जो शेयर सर्टिफिकेट था वो प्रूफ देता था आपको कि आप उस कंपनी के ओनरशिप हो, लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट आपको मिला वो कागज का टुकड़ा ही तो था बेटा, फटने का, चोरी होने का, इस तरह का डर था। तो इन सबको खत्म करके अब फिजिकल से जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेकर आ गए, है ना। अब आपके शेयर्स का जो ओनरशिप है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में आपका पड़ा होता है, आप इतने के मालिक हो, और आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रोसेस को, कन्वर्टिंग फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना, सिक्योरिटीज को, उसको बोला अपन ने डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। अब क्या आता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम या डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमेट अकाउंट। ये भी छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। डिपॉजिटरी सर्विसेज की बात बोलूं तो वही है बेटा कि पहले आपके पास फिजिकल फॉर्म में होते थे, जो चोरी होने का, फटने का, इन चीजों का डर था, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आया। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा कि डिपॉजिटरी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था आरबीआई, या आरबीआई के अंदर अनेक बैंकें आती हैं, राइट। तो डिपॉजिटरी है, तो डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, सिक्योरिटीज को होल्ड करती है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है, राइट। तो बेटा अब आप बोलोगे सर डीमैट अकाउंट में भी तो आपने यही बताया था कि सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है। हाँ, मैं यही बता रहा हूं। जैसे मैं बोलूं अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट है, ये तुम्हारे ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करता है ना, जो तुम्हारे पैसे हैं वो तुम्हारे बैंक खाते में पड़े रहते हैं, तुमने अगर विड्रॉ किया तो बैंक खाते से माइनस हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आरबीआई क्या कर रहा है, वो तुम्हारे बैंक को कंट्रोल कर रहा है, या मैं बोलूं आरबीआई तुम्हारे पैसे को जमा रखता है,
तो भी तुम कहाँ कंफ्यूज होगे, सब बैंक आरबीआई के अंडर ही तो रजिस्टर्ड है ना बेटा। तो सिमिलरली डिपॉजिटरी भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि होल्ड करता है शेयर्स एंड बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि ये डिपॉजिटरी ही तो डीमैट अकाउंट खोलता है बेटा, ये डिपॉजिटरी ही तो मेंटेन करता है डीमैट्स अकाउंट्स वगैरह को। तो ऑटोमेटिक डिपॉजिटरी भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स वगैरह को होल्ड कर रहा है ना। तो डिपॉजिटरी क्या कर रहा है, तुम्हारे बाइंग एंड सेलिंग एंड होल्डिंग प्रोसेस को सिंपल बना रहा है। अभी तुम्हारे करंट में इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरी है बेटा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको ये बात भी बता दी थी कि डिपॉजिटरी कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्टर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना और एक एग्जांपल्स को पढ़ लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेटा ये ब्रोकर ही होते हैं, है ना। तो ये ब्रोकर क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट ही है किसका, डिपॉजिटरी का। तो किसी भी इन्वेस्टर्स को अगर इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही करेगा, वो डायरेक्ट डीलिंग नहीं करेगा किसके साथ, डिपॉजिटरी के साथ, है ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ ही डीलिंग करेगा। और सेबी ये कहती है कि जो तुम्हारा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या शेयर ब्रोकर हो या बैंक हो, वो डिपॉजिटरी बन सकती है। कब बन सकती है, अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेती है सेबी से। सेबी रजिस्ट्रेशन जब ही करेगा जब वो सब कुछ चेक कर लेगा प्रॉपर मैटर में है, प्रॉपर तरीके से है ब्रोकर्स का, तभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को रजिस्टर्ड करता है। तो एग्जाम में छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आ गए तो आपको पता होना चाहिए बेटा। डीमैट अकाउंट क्या है, जो डीमेटरलाइजेशन पढ़ाया, पहले पेपर फॉर्मेट में थे, मेटरलाइजेशन फॉर्म में था सब कुछ, है ना, पेपर फॉर्म में था। अब मटेरियल से हटाकर उसको डीमेटरलाइज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इसी को क्या बोल दिया, डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट में क्या कर सकते हो, आप अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकते हो, है ना, पेपर वर्क को खत्म कर सकते हो। ये चीज इसके अंदर मैंने बता दी, राइट। तो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बड़े ध्यान से रिवाइज कर लेना, समझ लेना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता